नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद किया और 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला ले लिया। पीएम ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं मजबूत होंगी। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 15 अगस्त 1947 का स्वर्णिम पल। भारत आजाद हुआ, लेकिन देश को आजादी की ये कीमत बंटवारे के तौर पर चुकानी पड़ी। इस बंटवारे का दंश लाखों लोगों ने झेला। लोगों को न चाहते हुए भी गांव घर से बेदखल होना पड़ा। ये इंसानियत की तारीख की बड़ी त्रासदियों में से एक थी। बंटवारे की वजह से जो लोग पीड़ा में आए, जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनका दर्द किसी ने नहीं बांटा, किसी ने उस पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मोदी सरकार ने बंटवारे के समय मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और विस्थापितों के दर्द को बांटने के लिए 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर किए गए दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, #पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। इस तरह से भारत माता को विभाजित होना पड़ा, उस दंश को स्मृति में याद रखना इसलिए आवश्यक है ताकि हम द्वेष, घृणा की राजनीति से और इस जहर से मुक्त हो सकें और हम अपने इतिहास से गौरवबोध जिस तरह से प्राप्त करते हैं, उसी तरह से ऐतिहासिक चूकों का भी संदेश हमको प्राप्त होना चाहिए। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गए थे। बंटवारे के दौरान हिंसा भड़की। बताया जाता है कि हिंसा में लाखों लोगों की जान चली गई। उस समय महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। किसी ने हिंसा झेलने वाले परिवारों के दर्द को साझा नहीं किया, लेकिन अब पीड़ितों का दर्द बांटने की कोशिश मोदी सरकार ने की है और 14 अगस्त के दिन को बंटवारे के शिकार लोगों को समर्पित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए कि आखिर 14 अगस्त 1947 को हुआ आखिर क्या था। करीब 200 सालों के बाद जब अगस्त 1947 में ब्रिटिश आखिरकार भारत छोड़कर चले गए थे, तब उपमहाद्वीप के दो हिस्से हुए थे। एक हिस्सा बना हिंदू बहुल भारत और दूसरा मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। बंटवारे के तौर पर चुकानी पड़ी थी आजादी की कीमत। अंग्रेजी सत्ता ने भारत को आजादी की खुशियां बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सौंपी थी। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गए थे। बताया जाता है कि बंटवारे के दौरान दोनों तरफ से भड़के दंगे और हिंसा में लाखों लोगों की जान चली गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 10 लाख से लेकर 20 लाख तक बताई गई है। इस त्रासदी ने किसी को भी नहीं बख्शा। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इस हिंसा की
भेंट चढ़ गए। ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। तो ऐसे में अब एक 14 अगस्त को नए तरीके से मनाने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की गई है और आज पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। बढ़ते आगे, महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि साल के अंत तक सभी को वैक्सीन लगवा दी जाए। वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने की कोशिश में मुजफ्फरपुर ने नई इबारत लिखी है। बाढ़ और बीमारी की चुनौतियों को देखते हुए टीके वाली नाव लोगों तक पहुंच रही है, जिसकी सराहना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की है। पहले पूरी रिपोर्ट, फिर खबर तो समझिए। मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक में टीका वाली नाव की ये तस्वीर एक संकल्प है, प्रतिबद्धता है, प्रतिज्ञा है उस बीमारी के खिलाफ जिसने मानवता को खतरे में डाल दिया है। 100% वैक्सीनेशन अभियान की दिशा में मुजफ्फरपुर ने एक नई इबारत लिखी है। मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ की विभीषिका को कड़ी चुनौती देते हुए नाव से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसकी चारों तरफ जमकर तारीफ हो रही है। इस वक्त मुजफ्फरपुर के 56 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। लगभग 1,19,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है, जिन्हें बाढ़ और बीमारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ठान ली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में टीके वाली नाव चलाई जा रही है। नाव पर टीका देने के लिए नर्स और डॉक्टर के साथ साथ गोताखोर भी तैनात है। टीके वाली इस नाव पर सब कुछ बेहद मुकम्मल है। रजिस्ट्रेशन और डाटा एंट्री के लिए नाव पर ही डाटा ऑपरेटर मौजूद है। स्वास्थ्य कर्मी नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुद लोगों के पास पहुंचते हैं और उन्हें कोरोना का टीका लगाते हैं। वैक्सीनेशन अभियान के इस नए अंदाज के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी कायल हो चुके हैं। इस वीडियो को टैग करते हुए मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा है, बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव के द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए नाव को एम्बुलेंस का रूप देकर उसका उपयोग किया जा रहा है। इस कठिन घड़ी में स्वास्थ्य कर्मियों की वैक्सीनेशन कार्य के लिए ऐसी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की मैं सराहना करता हूँ। यकीनन जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है तो ऐसी तस्वीरें सुकून और ताकत देती हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन बड़ी चुनौती है, लिहाजा हर तरीके से वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करना है। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर निकलने वाली झांकियों के जरिए भी वैक्सीनेशन का बड़ा संदेश दिया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीका एक्सप्रेस तैयार किया गया है, जिसमें नाव पर सवार होकर वैक्सीनेशन करते स्वास्थ्य कर्मियों को दिखाया जाएगा। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर स्वास्थ्य कर्मी नाव पर सवार होकर वैक्सीनेशन करने पहुंच रहे हैं, उसे यहां पर दिखाया गया है। देखिए 6 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर 2021 तक सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसे इसमें दिखाया गया। इस पर कल स्वास्थ्य कर्मी सवार रहेंगे और किस तरह से आशा कार्यकर्ता, एएनएम कार्यकर्ता जो हैं, जो वैक्सीनेशन अभियान में जुटी हुई है, उनको यहाँ पर दिखाया जाएगा। जरा हम बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं जो नोडल अधिकारी हैं, क्या कहेंगे अभी जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसको लेकर जो झांकी निकाली जाएगी, कितना? देखिए ये तो लमसम 80% तैयार हो चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन से तो आप लोग सभी को परिचित है। बहुत दुर्गम क्षेत्र जहाँ बाढ़ प्रभावित है वहाँ पर जाना सरल नहीं है, उसके लिए हम लोग का ये नौका पर टीका अभियान भी चलाया गया है, ताकि वहाँ के लोग को भी टीका की सुविधा, कोविड टीकाकरण की सुविधा दी जा सके। जाहिर है इसी जज्बे के दम पर भारत में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। दिसंबर तक पूरी योग्य आबादी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, जिसे पूरी उम्मीद है कि भारत हासिल कर लेगा। पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं कि ये पहल आखिर कैसे अनोखी है। केंद्र सरकार पूरे देश में तेजी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चला रही है। 21 जून से कोविड-19 टीकाकरण के लिए चरण की शुरुआत हुई है। अभी तक 55 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 2021 तक भारत की वयस्क आबादी का अनुमान 94 करोड़ के करीब है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभियान में तेजी लाना जरूरी है। बिहार के तकरीबन 12 से अधिक जिलों में बाढ़ के हालात
खराब हैं। बिहार 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। बाढ़ और कोरोना दोनों ही चुनौती है। मुजफ्फरपुर में 56 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। तकरीबन 1.25 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ और बीमारी दोनों से लोगों को बचाना है, लिहाजा टीका वाली नाव वाकई बड़ी पहल है। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने टीका वाली नाव की तारीफ की है और अब ये नाव गांव-गांव जाकर वैसे जगह पर पहुंच रही है जहां पर लोग बाढ़ प्रभावित हैं, वैसे जगह पर जहां लोगों को सबको सुविधा नहीं मिल रही है, वहां जाकर भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बढ़ते आगे, दिल्ली में ईवीएल यानी एंडोवास्कुलर लाइफ का 5वां कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर कैसे मेडिकल सिस्टम में नए प्रयोग के तहत कोविड के संक्रमण के खतरे से बचा जा सके, कैसे न्यूरोवास्कुलर केस पर काबू पाया जा सके, इसे लेकर पहला हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस में देश के नामचीन डॉक्टरों ने शिरकत की। सबसे पहले आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोविड संक्रमण के दौर में कैसे मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, कैसे आधुनिक तरीके से संक्रमण के खतरे से निपटा जाए, इसे लेकर पहली बार हाइब्रिड मेडिकल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें देश भर के नामचीन विशेषज्ञ डॉक्टरों ने शिरकत की। एंडोवास्कुलर लाइफ यानी ईवीएल कॉन्फ्रेंस की थीम कोविड संबंधित ब्लॉक को अनब्लॉक करना है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की माने तो कोविड की दूसरी लहर से मिले अनुभवों के आधार पर ही मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। इन्फेक्शन हुई है, रिकवर कर रहे हैं, बट कईयों में जो है नर्व्स की प्रॉब्लम, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम सारी की सारी रही हैं। कईयों में जनरलाइज वीकनेस होती है, तो उस तरीके से उनको जो है सप्लीमेंट करके उनको कुछ महीनों के लिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिसके साथ में कि वो जो नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, पेन्स की प्रॉब्लम होती है, उसका भी हमें एट द सेम टाइम इलाज करना पड़ता है। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले सभी डॉक्टर कोविड वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। आयोजन में शामिल चिकित्सकों ने बताया कि कोविड के दौरान पैरों की नसें, लंग्स और हार्ट की नसें बंद होने की शिकायत मिलती रहती है। इससे हार्ट अटैक और क्लॉटिंग से कैसे लोगों को बचाया जा सके, इस पर चर्चा हुई। हमारा इस बार थीम ही यही है कि कैसे कोविड के पेशेंट्स में कैसे हम उनकी पैरों की नसें जो बंद हो जाती हैं अक्सर कोविड में, लंग्स की नसें बंद हो जाती हैं, पैरों की, हार्ट की, कैसे उसका बचाव कर सके और कैसे हम अपने पैर, जो पेशेंट्स हैं उनके पैर, जिंदगी को बचाया जा सके। ये पहला हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है जिसमें चिकित्सा जगत की तमाम हस्तियां नॉलेज शेयरिंग के जरिए अपने अनुभवों को साझा किया। साथ ही कैसे मरीजों का सुरक्षित तरीके से इलाज किया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई। आर्टरीज वो ब्लॉकेज हो रहा है, वो वायरस की वजह से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे, उसके वजह से हमको नॉलेज शेयरिंग चाहिए, एक दूसरे से नॉलेज अपडेटेड चाहिए, बिकॉज न्यूअर टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप, न्यू टेक्निक है, वो शेयरिंग कॉन्फ्रेंस में ही होता है। मेडिकल फील्ड में ऐसे आयोजन काफी लाभदायक होते हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब देश दुनिया कोविड की दूसरी लहर के बाद के हालात से जूझ रही है। ऐसे में कोविड संक्रमण पर काबू पाने के साथ ही मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर की गई चर्चा चिकित्सा जगत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अमितेश कुमार, न्यूज़ 18, दिल्ली। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं कि आखिर कैसे ये कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदलता है। कोरोना वायरस को बहुरूपिया वायरस भी कहा जाता है। कोविड की बीमारी दुनिया के लिए नए तरह की है। मेडिकल साइंस में अभी भी इसको लेकर रिसर्च चल रहा है, लिहाजा नॉलेज शेयरिंग से इसकी काट निकाली जा सकती है। हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस बेहद ही लाभकारी साबित होगा। हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस में अनुभवों के आधार पर नॉलेज शेयर किए जाएंगे। नामचीन डॉक्टरों का अनुभव फायदेमंद साबित होगा, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित किया गया और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को ये नॉलेज देने की कोशिश, ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे तीसरी लहर की आफत को आने से पहले ही हम लोग सतर्क रह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कल देश आजादी का 75वां जश्न मनाने जा रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारी है। पटना का गांधी मैदान भी 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का गवाह बनने के लिए सज धज कर तैयार है। पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सज धज कर तैयार है पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जो 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह का गवाह बनेगा।
मुख्य राजकीय समारोह इसी ऐतिहासिक मैदान में होना है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करेंगे। पूरी तैयारी कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर की गई है। कोरोना को देखते हुए आम लोगों को राजकीय समारोह में भाग लेने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री की ये जगह है, ठीक इनके बगल में डिप्टी सीएम जो हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनके लिए, जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो कार्यकारी सभापति हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, सभी लोगों के लिए, जो मंत्रीगण हैं उनके लिए बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। और तस्वीरों में देखिए जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर जो बैठने का अरेंजमेंट है उसको सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं, और व्यवस्था इसी तरीके से की गई है कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका हर हाल में पालन हो। जाहिर है इतना बड़ा समारोह होने वाला है तो सुरक्षा भी चाक चौबंद है। मुख्य राजकीय समारोह को लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। स्पेशल ब्रांच ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड टीम की नजर चप्पे चप्पे पर है। 12 से अधिक स्पेशल ब्रांच के कर्मी और अधिकारी सुरक्षा में तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त की गई है, और इस तरह से व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉग स्क्वाड की टीम जो है वह गांधी मैदान के कोने कोने में घूम रही है। इसके अलावा जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वह भी है। काफी संख्या में जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं वह सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि मुख्य समारोह में तमाम जो गणमान्य लोग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, चीफ जस्टिस, तमाम जो गणमान्य लोग हैं वह गांधी मैदान पहुंचेंगे। लिहाजा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती भी है, और इसीलिए हर साल इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता प्रबंध सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। और वही तस्वीर इस बार 2021 में भी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देखिए किस कदर हर एक जो कोना है गांधी मैदान का वह सुरक्षा कर्मियों की नजर में है। इस साल होने वाले समारोह में केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिलेगी जिनके पास एंट्री पास होगी। समारोह के लिए इस बार 3000 लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रोशनी में देश नहा चुका है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से बाघा बॉर्डर तक चढ़ा तिरंगे का रंग। पटना सचिवालय के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी तिरंगे का रंग रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। सलाल डैम भी तिरंगे के रंग में रंग चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर किस तरीके से ये खूबसूरत सा नजारा देखने को मिला है। पूरा देश तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर पटना की बात करें, हर जगह पर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ देश दिखाई दे रहा है। और ये लाल चौक कश्मीर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से इस बार वहां पर तिरंगा झंडा बिल्कुल अनोखे तरीके से यहाँ पर ये रोशनी बिखेरती हुई तिरंगे के रंग हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि किस तरीके से जश्न आजादी की तैयारी इस बार की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पानी घुस गया जिससे